हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल चौधरी वेदांत आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। जो हमारी ये एनसीईआरटी की नई सीरीज शुरू हुई है उसमें मैं ज्योग्राफी यानी भूगोल की एनसीईआरटी आपके साथ शेयर करूंगा। 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित हम डील करेंगे, एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। मैं आपको उन बारीकियों के बारे में बताऊंगा जो एनसीईआरटी पढ़ते समय अक्सर लोगों के सामने समस्याएं पैदा कर देती हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, या तो आप एकेडमिक यानी 6 से लेकर 12 तक की क्लास में हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये जो हमारी सीरीज है एनसीईआरटी सीरीज, ये बहुत लाभ पहुंचाने वाली है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारी सीरीज आपके लिए एक रामबाण का कार्य करेगी, एक संजीवनी का कार्य करेगी। इसलिए आराम से, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से एनसीईआरटी की बारीकियों को समझेंगे। मैं शब्द से शब्द आपके साथ में एनसीईआरटी की उन बारीकियों को खोलूंगा जो अक्सर जल्दबाजी में पढ़ते समय हमारे ध्यान से निकल जाती है। आइए शुरू करते हैं छठी क्लास कक्षा की यानी 6th क्लास की एनसीईआरटी से। अर्थ इज आवर हैबिटेट, और देखते हैं पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। आखिर पूरे सोलर सिस्टम में पृथ्वी यानी कि अर्थ कहां पर है? ये अध्याय, ये चैप्टर डील करने वाला है कितने ग्रह हैं, ग्रह और तारों में क्या अंतर है, हमारे सौर परिवार में यानी सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं, सप्तऋषि मंडल क्या है, कितने सप्तऋषि तारे हैं, नॉर्थ स्टार जिसको बोलते हैं यानी ध्रुव तारा, उसके बारे में साथ के साथ एक्सरसाइज भी डील करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी की एक नई सीरीज, छठी कक्षा की एनसीईआरटी। हमारे सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकीले बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान समान चमकते हैं। देखिए, शाम का समय होता है, जब आप गर्मियों में छत पर चढ़ते हैं तो देखते हैं आसमान की तरफ, तो आपको जैसे दिन ढलता हुआ शुरू होता है, तो शुरुआत में आपको कि ढल रहा है, शुरुआत में आपको एक दो टिमटिमाता कोई दिया सा रखा हुआ ऊपर नजर आता है। धीरे धीरे जैसे रात बढ़ती जाती है, उन टिमटिमाते बिंदुओं की, उन चमकदार बिंदुओं की संख्या अनायासी बढ़ती जाती है। उनमें से कुछ आपको टिमटिमाते नजर आते हैं और कुछ आपको टिमटिमाते नजर नहीं आते। जैसे अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो वो आपको टिमटिमाता नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं दूसरे अन्य चमकीले बिंदुओं की बात करूं तो वो आपको टिमटिमाते नजर आएंगे। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? चंद्रमा नजदीक है, उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में समय कम लगता है, जबकि जो बिंदु हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं वो काफी दूर है, और वायु की विभिन्न परतों के माध्यम से जब वो हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग परिस्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। देखिए, एक साइकिल होती है, चंद्रमा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और कभी चंद्रमा आपको घटता हुआ नजर आएगा। ये 15 दिन की एक साइकिल होती है, जिस साइकिल में
चंद्रमा एक बार बढ़ता नजर आता है और एक बार घटता नजर आता है। वही चीज यहाँ पर बताई गई है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार व अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि यानी अमावस्या होती है। क्वेश्चन पूछ ले जाता है, बताइए नए चंद्रमा की रात्रि निम्न में से किसको कहेंगे? पूर्णिमा को कहेंगे कि अमावस्या को कहेंगे? तो आपको बच्चों विशेष रूप से याद रखना है, नए चंद्रमा की रात्रि हमेशा अमावस्या को कहा जाता है और अमावस्या को अंधकार होता है, चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, जबकि पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आसमान का अवलोकन अच्छी तरह कर सकते हैं। चंद्रमा दिखाई नहीं देगा लेकिन आकाश में एक रोशनी फैली रहती है। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा में इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। कभी भी आप एक कोई प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक चमकती हुई वस्तु के पास में जब आप तेज चमकती हुई वस्तु अपनी आंखों के सामने रख लेते हैं तो जो पहली वस्तु थी उसका प्रकाश धुंधला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में उससे ज्यादा चमकती हुई चीज आपने रख दी है, वस्तु आपने रख दी है। ठीक यही चंद्रमा और अन्य तारा समूहों के साथ में होता है। रात में चूंकि सूर्य की रोशनी पृथ्वी के आधे भाग तक नहीं पहुंच पाती है तो उस समय अंधकार में ये तारे और चंद्रमा आपको दिखाई देते हैं, चमचमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन वहीं जब सूर्य उस हिस्से में जिसमें पहले रात थी, जब दिन का समय होता है और सूर्य अपने चरण पर होता है तो उसका प्रकाश अत्यधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण आकाश में हमें चंद्रमा और अन्य टिमटिमाते तारे नजर नहीं आते। लेकिन इसका अर्थ कदापि नहीं ये नहीं है कि वो गायब हो जाते हैं, बस उनका प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सामने फीका पड़ जाता है और हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती। आगे चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं, यानी सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। सेलेस्टियल बॉडी आपको याद रखना है, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो यहां से हमें पता चला कि जिन खगोलीय पिंडों की अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश, अपना तापमान होता है उनको हम तारा कहते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे जो सौर परिवार है उसमें सूर्य एक तारा है। तो आपको ये जो पॉइंट है विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि जब ग्रह की हम बात करेंगे तो ग्रहों की अपनी कोई ऊर्जा, तापमान या चमक नहीं होती है, वो सूर्य के प्रकाश में चमकते हैं। आगे चलते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का एक भाग है, लेकिन जो तारे हमसे कई हजार या लाख या करोड़ किलोमीटर दूर हैं या प्रकाश वर्ष दूर हैं, वो हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं और उनका ऊर्जा यानी प्रकाश हम महसूस नहीं कर सकते, केवल उनको टिमटिमाते हुए देख सकते हैं। आगे चलते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है, यानी दूरी जितनी ज्यादा होगी वो वस्तु हमें उतनी छोटी दिखाई पड़ेगी। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं, यानी इनको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिलेशन अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सप्त सात ऋषि संत, सात ऋषियों का एक समूह, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है।
ये जो सप्त ऋषि मैंने आपके सामने शब्द प्रयोग किया, ये 7 तारों का समूह होता है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क की तरह होता है, या कुछ लोग इसे पतंग के आकार के रूप में भी देखते हैं। इसका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। अमेरिका में इसी को बिग डीपर के नाम से जाना जाता है। भारत में इसे सप्तऋषि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। इन सप्तऋषि तारामंडल में जो सप्त ऋषियों के नाम है वो देख लेते हैं। क्रतु, पुलह, पुलत्स्य, अंगिरस, वशिष्ठ, मारीची और अत्रि। ये सप्त ऋषियों के नाम हैं जो हमारे तारामंडल में रहते हैं, और इन्हीं के अनुसार हमारे जो ग्रहों की चाल आपने देखी होगी उनमें इनका विशेष योगदान है। यदि आप अंतिम के 2 तारे जो बिल्कुल एक सीधी रेखा में है, अगर वहां से आप इन दोनों को मिलाती हुई रेखा के रूप में अगर इसको देख रहे हैं, तो ये सीधे किसकी ओर इशारा करते हैं? ध्रुव तारा की तरफ इशारा करते हैं। आप इनको श्रवण और जो भाद्र पक्ष है, फागुन से स्टार्ट करके वह जो श्रवण और भाद्र पक्ष है वहां तक आप इन तारामंडल को देख सकते हैं आकाश में। इनका भारतीय जो परंपरा है उनमें एक विशेष महत्व होता है। आप देख सकते हैं एक बच्ची इन दोनों तारामंडल इस पूरे तारामंडल के 2 तारों से मिलाकर जो रेखा खींच सकते हैं वो सीधा ध्रुव तारे की तरफ इशारा करती है। और ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो ये कहा जाता है कि यह अपनी जगह नहीं बदलता है। इसको बिग बियर या अर्सा मेजर भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। नक्षत्र समेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों एवं नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी जो ये तारामंडल है इनकी दिशा के अनुसार ही दिशाओं का ज्ञान किया जाता था। उत्तरी तारा यानी उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। जैसा मैंने कहा था ये अपनी जगह नहीं बदलता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को और इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसा मैंने पहले बताया था, जिन पिंड या ग्रहों की अपनी ऊर्जा या तापमान या चमक होती है उनको तारा कहा जाता है, और जिनकी अपनी ऊर्जा, खगोलीय पिंडों की अपनी ऊर्जा, ऊष्मा या फिर चमक नहीं होती, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती, ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिक्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश व ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। पृथ्वी पर हमारे जो सोलर सिस्टम है, जो सौर परिवार है, उसमें पृथ्वी केवल एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है, क्योंकि यह गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत आता है। गोल्डीलोक्सी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रहों की विशेषता यह है कि यहाँ पर पानी की 3 अवस्थाएं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसलिए यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। आप देखेंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो ग्रह है और उसकी खुद की चमक नहीं है, इसलिए वैसा अपने सब नजदीक है, सबसे नजदीक का जो तारा है सूर्य, उसके प्रकाश से प्रकाश ग्रहण करती है, और सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर जीवन भी संभव हो पाया है। यहां पर मैं कोशिश करूंगा आपको उस सोलर सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराने की, परिचय कराने की, जिसका हमारी पृथ्वी एक भाग है। आप देखेंगे यह सूर्य है, इसके नजदीक का, सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो मरकरी यानी बुध है।
वहीं पर अगला जो ग्रह है वो शुक्र यानी वीनस, जिसको ट्विन स्टार भी कहा जाता है पृथ्वी का। वहीं अगर पृथ्वी की बात करें जिस पर हम रहते हैं, वो तीसरे नंबर का प्लेनेट है। मंगल ग्रह चौथे नंबर पर है। और मंगल के बाद में एक शुद्र यानी एस्टेरॉयड की एक बेल्ट है, जिसमें कई कई बहुत असंख्य जो छोटे छोटे चट्टान के टुकड़े हैं और जिनकी जो आकार है वो काफी बड़ा है, एक चट्टान के जितना भी है। इस प्रकार के छोटे जो चट्टानों के टुकड़े हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके बाद में आपका बृहस्पति जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह भी है, उसके बाद शनि जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, उसके बाद यूरेनस, और उसके बाद आपको नेपच्यून दिखाई देगा। और प्लूटो जो हमारे सोलर सिस्टम का पहले ग्रह था 2006 में, उसको बाहर निकाल दिया गया। आप यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल दी हुई है, आप इस डिटेल को आसानी से देख सकते हैं। जैसे बुध सूर्य के चारों ओर परिक्रमा उसकी दी हुई है, अपने अक्ष पर घूर्णन के 3 दिए हुए हैं। इसी डिटेल के साथ में आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं। शब्दों पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो कुछ भी उसमें ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ के आगे निकल सकते हैं। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। चलिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। चंद्रमा यानी उपग्रह। किसी भी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कोई भी खगोलीय पिंड एक उपग्रह कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कोई भी खगोलीय पिंड ग्रह कहलाता है। अगर हम सौर मंडल की बात करें, देखिए क्या आप जानते हैं, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य परिवार को सौर मंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ये आपकी घर की एक्सरसाइज है, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। शब्द की उत्पत्ति आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं उसके नाम के बारे में जो डिटेल्स है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ग्रीक भाषा का शब्द है, यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जियो यहाँ पर हो चुका है, जिसमें जियो शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया शब्द का जो अर्थ है वो होता है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जाने। सौर मंडल, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह व कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह व उनका पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और हम इसे सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा भाग है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, जिसका खिंचाव बल इसके सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी की लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, सूर्य और पृथ्वी के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस है। इतनी अधिक दूरी होने के कारण भी आप देखते हैं कि गर्मियों में असहनीय तापमान बढ़ जाता है। आप कोई ठंडी जगह ढूंढते हैं, वहीं यह इसका आकार काफी बड़ा है, जिसकी वजह से इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अन्य जो सौर मंडल के जो ग्रह हैं उनको बांधे रखता है, उनको उनकी कक्षाएं छोड़ने नहीं देता है। और जैसा मैंने बताया, सूर्य के कारण ही पृथ्वी पर क्या संभव हो पाया है, हमारा जीवन संभव हो पाया है। वहीं अगर सौर मंडल की बात करें तो जो सूर्य यानी तारा, स्टार, उसके अलावा ग्रह और उसके अलावा उपग्रह और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो सभी मिलकर सोलर परिवार का को पूर्ण करते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। सबसे पहले बुध, मैंने आपको फिगर में दिखाया भी था। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस व नेपच्यून है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक भी बताई हुई है। आप देख सकते हैं ग्रह सौर मंडल में 8 हैं। आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, हम ग्रह को कैसे याद करें। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट काफी कंफ्यूज रहते हैं। बिल्कुल आसान विधि मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप वीक के हिसाब से दिन लिखिए, सप्ताह के हिसाब से दिन लिखिए। सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए बुध से, बृहस्पति को छोड़ दीजिए, फिर लिखिए शुक्र, शनि को छोड़ दीजिए, फिर लिखिए पृथ्वी यानी रविवार, रविवार की जगह आप पृथ्वी लिख दीजिए, और फिर एक दिन छोड़ के आप मंगल लिख दीजिए।
आप मंगल लिख दीजिए, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। हाँ, ये हुए आपके इनर प्लेनेट। वहीं इसके बाद में जो बुध के बाद आपने जगह छोड़ी थी, बृहस्पति आपने छोड़ा था, तो बृहस्पति यहां पर लिख दीजिए। शनिवार आपने शुक्र के बाद छोड़ा था, उसको यहां पर लिख दीजिए। उसके बाद यूरेनस यानी अरुण और वरुण। इस तरीके से 4 आपके इनर प्लेनेट हैं और 4 आपके आउटर यानी बाह्य प्लेनेट हैं। कितना आसान तरीका है देखिए, आपको बुध लिखना है, एक दिन छोड़ना है, फिर शुक्र लिखना है, एक दिन छोड़ना है, रविवार को पृथ्वी लिखना है, और फिर आपको सोमवार छोड़ के मंगल लिखना है। जो जो दिन आपने छोड़े थे उनको यहाँ पे लिख देना है। इस प्रकार से हमारा जो सोलर सिस्टम में जितने ग्रह हैं उनकी संख्या पूरी हो जाती है। लेकिन उसके लिए अलग से अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आती है, जो सबसे आसान है, जो ये भी डिफाइन कर देती है कौन से इनर प्लेनेट है, कौन से आउटर प्लेनेट है, तो उनके लिए माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। एम से क्या हो जाएगा आपका मरकरी, वी से वीनस, ई से आपका अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरीके से भी आप सेंटेंस को याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। रास्ते दीर्घवृत्ताकार, याद रखिएगा, इलिप्टिकल शेप में दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। यह कक्षा कहलाती है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, मैंने बताया था आपको, ट्विन प्लेनेट माना जाता है क्योंकि इसका आकार व आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। अभी तक इसको भोर का तारा और साई का तारा भी कहा जाता है क्योंकि आसमान में हमें बिना किसी टेलीस्कोप के कभी कभी दिखाई देता है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। अब देखिए, ज्योग्राफी अंग्रेजी शब्द से लिया गया है, ग्रीक भाषा में मैं आपको बता चुका हूं। जियो यहाँ पे, लोजी यानी पृथ्वी का अध्ययन, मैट्रिया मतलब पृथ्वी का मापन, और आइडिया यानी पृथ्वी के आकार के अनुरूप। पृथ्वी के आकार को जियोइड शेप भी बोलते हैं। जियोमेट्रिया यानी पृथ्वी के मापन को कहा जाता है, और जियो लोजी पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है। यहां से भी काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको विशेष रूप से याद रखना है। केवल आपको लोजिया, मैट्रिया और ओडिस में आपको जियो जोड़ देना है और आपकी ये 3 टर्म इधर की बन जाएंगी। रात में आसमान देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों में उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह व चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और हर कोई चाहता है कि उसकी उत्पत्ति का कारण उसको पता चले। आगे चलते हैं, पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, आकार में 5वां बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब जियोइड शेप कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी व वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद रहते हैं। इन्हीं कारण से पृथ्वी और सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह भी है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसकी 2/3 जो अर्थ सरफेस है वो पानी से ढका हुआ है, और जब इसको स्पेस से देखा जाता है तो नीली दिखाई पड़ती है। चंद्रमा, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4। क्वेश्चन पूछ लेता है व्यास से रिलेटेड, तो 1/4 1/4 ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह के अन्य ग्रह से अन्य खगोल पिंडों की अपेक्षा अधिक नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। और क्या है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर में करेंगे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। वैसे 8 मिनट और 15 सेकंड बोला जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने सबसे पहले चंद्रमा की जो सतह है उस पर पैर रखा था। आगे चलते हैं, देखिए, चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं, उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए, ग्रह जैसे सूर्य है तो ग्रह इसके चारों तरफ जिस उसमें चक्कर लगाएंगे, इन ग्रहों के चारों तरफ इनके उपग्रह चक्कर लगाते हैं।
मानव निर्मित उपग्रह कृत्रिम पिंड यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने में पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ अन्य भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि हैं। जिस प्रकार से जो हम चंद्रमा है उसको हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं, प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं, वहीं जो सैटेलाइट हम छोड़ते हैं जानकारी जुटाने के लिए उनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोला जाता है, कृत्रिम सैटेलाइट बोला जाता है और इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। उनकी कक्षा होती है, ये देखिए रॉकेट का प्रक्षेपण, हमने इस तरीके से रॉकेट को प्रक्षेप किया, रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। यहाँ से उपग्रह निकला और ये कक्षा में प्रवेश कर गया। जिस प्रकार से जो हमारे जो नेचुरल सैटेलाइट हैं वो अपनी कक्षा में पहुंचकर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो भी इसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं। आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में अपने एक्सपर्ट चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, खासकर यूपीएससी वाले भी ध्यान दें। सीधा पूछ लिया जाता है कि हमें ऐसा क्यों है कि चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। तो आपको याद रखना है पृथ्वी और चंद्रमा, यानी अगर ये सूर्य है तो ये पृथ्वी होगी और इसका अगर चक्कर लगाएगा तो ये चंद्रमा होगा। तो चंद्रमा अपनी जगह घूम रहा है वो भी 27 दिन है और पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर रहा है वो भी 27 दिन है। इसलिए ऐसा होता है कि अक्सर हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। यानी अगर पृथ्वी है तो चंद्रमा इसके चारों तरफ अगर ऐसे रिवॉल्व हो रहा है तो 27 दिन लेगा और अपनी जगह भी अगर घूम रहा है तो भी वह 27 दिन लेता है। इसलिए हमेशा चंद्रमा का एक भाग पृथ्वी के सामने बना रहता है। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे और चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उनकी छाया को देखा जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय में गांव में अक्सर चंद्रमा की तरफ देख के हमें गड्ढा दिखाई देता था, एक परछाई बनी हुई दिखाई देती थी और जब हम किसी से पूछते थे तो हमें बताया जाता था कि वहां पे एक बुढ़िया चरखा काट रही है। तो वो कुछ नहीं है, वहां पर जो चट्टाने हैं बड़ी बड़ी, जो गर्त हैं बड़े बड़े, उनकी परछाई बनती है, वो हमें नीचे से दिखाई देती है। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यह मंगल, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग है जो कि वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। यानी जब सोलर सिस्टम बना होगा उस समय जो टक्कर लगी होगी उससे वो छिटक के चले गए उनके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को ध्यान देना, तारों, ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, धरातल पर गड्ढा बना देती है। जो आप कहते हैं कि देखिए तारा टूट गया, ये वही उल्का पिंड होते हैं जो घर्षण के कारण जमीन पर चमक गिरती है तो घर्षण के कारण ये तापमान बढ़ता है और ये जल जाते हैं। आगे देखिए, सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले बता चुका हूँ, पृथ्वी पर गिरती है, धरातल पर गड्ढे। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की बहती हुई नदी के रूप में की गई। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों व गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ध्यान से देखिए, ये आपका आकाशगंगा है। और आप रात में जब देखेंगे आसमान की तरफ तो आपको एक नदी सी बहती हुई, प्रकाश की नदी सी बहती हुई दिखाई देगी। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम का भाग है, वैसे ही हमारा सौर परिवार इन जो आकाश गंगाएं हैं इसका भाग है और ब्रह्मांड में असंख्य आकाश गंगाएं हैं। आगे देखिए, आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। देखिए, जैसे आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी सोलर मंडल के अंदर है, सौर मंडल आकाश गंगा के अंदर है और आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के अंदर है। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? मैंने आपको ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता दिया, आपको ये ध्यान से देखना है।
देखिए अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो देख लेते हैं फटाफट। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? मैंने अभी चैप्टर में आपको बताया कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है, कि जो ग्रह हैं वो छोटे होते हैं, तारे बड़े होते हैं। ग्रह की अपनी ऊर्जा ऊष्मा और तापमान नहीं होता है, जबकि तारे का अपनी ऊर्जा ऊष्मा तापमान होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? यानी कि जो सौरमंडल में यानी ग्रह, उपग्रह और आपके क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सभी से मिलकर हमारा सौरमंडल बनता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखिए। मैंने अभी पीछे आपको बताया कि सूर्य से दूरी के क्रम में सबसे पहले आपको बुध आएगा, फिर आपका जो शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, और उसके बाद में शनि है, और आपका अरुण है और वरुण है। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि एकमात्र हमारे पूरे सोलर सिस्टम में यही ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। हम हमेशा चंद्रमा की एक ही बात को क्यों देख पाते हैं? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो चंद्रमा है वो अपनी जो ऑर्बिट है उसमें रोटेट करता है, वो भी 27 दिन है, और जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है वो भी 27 दिन है। इसलिए एक फेस हमेशा हमारे सामने रहता है। पृथ्वी के ब्रह्मांड क्या है? अभी मैंने आपको डिफाइन किया कि ग्रह, इस तारे और जितनी भी प्रकार की आकाश गंगाएं हैं वो सब मिलकर ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कौन सा वो ग्रह है। मैंने आपको बताया था ट्विंस ग्रह भी मैंने उसको बताया था, साई भोर का तारा भी बताया था। तो शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह आपकी पृथ्वी ही है, जो सूर्य से सबसे नजदीक तीसरा ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर, यही आपको ध्यान देना है। चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो आपको मेरे से पहले आंसर करना होगा। किस पे चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। किस तरीके से? इस तरीके से। दूर तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? अभी मैंने बताया था उत्तर दिशा में। जब सप्तऋषि से आप दो तारों से एक लाइन बना के देखेंगे तो आप बिल्कुल किसको देखेंगे? बिल्कुल ध्रुव तारे को देखेंगे। खाली क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? मैंने बताया था जो क्षुद्र ग्रह हैं वो किसके बीच में? मंगल और बृहस्पति के बीच में। ऑप्शन ये दिखे, दूसरा दिया हुआ है। का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल। तारों का समूह, और यहां पर आएगा तारामंडल। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को हम क्या कहते हैं? तारामंडल या तारा समूह। पृथ्वी के सबसे करीब है कौन है? पृथ्वी के सबसे करीब, पृथ्वी के सबसे करीब कौन है बताइए? सूर्य। तारे के बारे में बात कर रहा है, सूर्य। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक है पृथ्वी। अभी तो पता है ऊपर ट्रू एंड फॉल्स में भी ग्रहों के पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश नहीं होता है। देख रहे हैं? अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है कितनी आसानी से आप इन सभी का आंसर कर सकते हैं। और इस प्रकार हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो बच्चों आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जिस प्रकार मैंने आज आपको ये एक्सरसाइज कराई, जिस प्रकार मैंने इसकी बारीकियां बताई और जिस प्रकार मैंने इसको डिफाइन किया आसान शब्दों में, इसी प्रकार हमारी एनसीईआरटी की सीरीज आगे चलती रहेगी। अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा, रेगुलर बेसिस पे देखिएगा, अनुशासित होकर देखिएगा। अगर आप साथ के साथ नोट्स बनाना चाहते हैं तो कॉपी और पेन साथ लेके बैठिएगा और अपने नोट्स साथ के साथ बनाते चलिएगा। हो सकता है अभी आपकी उम्र या मानसिक स्तर इतना ना हो कि आप इसके महत्व को समझ पाए, लेकिन अगर आप हमारे कहने से एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे और इसके महत्व को समझ पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।